तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के बारे में बात करेंगे। जब आप भूगोल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, जो काफ़ी छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं बाद में, काफ़ी पैनिक हो जाते हैं आप लोग के लिए। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में अक्षांश और देशांतर को पूरा डिटेल में कंप्लीट करूंगा और आपको कोई भी वीडियो देखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल्स में आपको अक्षांश देशांतर के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं स्टडी विथ विकास पाठक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देख सकते हैं भूगोल। तो भूगोल क्या होता है? भूगोल जो होता है वो ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफो से बना है। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम लोग भूगोल को कि भूगोल जो है वो यूनानी शब्द से मिलके बना है। शब्द क्या है? शब्द जो है वो यूनानी है। ठीक है, और यूनानी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रीक, GREEK, ग्रीक। ठीक है, तो जो यूनानी शब्द से मिलके बना है उसमें क्या बना है? दो शब्द से मिलके बना है, भू प्लस गोल से। भू प्लस गोल से। अब भू का मतलब क्या होता है? भू का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। ठीक है, और गोल का अर्थ होता है गोल पृथ्वी। ठीक है, तो गोल पृथ्वी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है हमारा। तो भूगोल क्या है? भूगोल जो है वो गोल पृथ्वी का अध्ययन है। अगर इसको इंग्लिश में देखें, ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द जो ग्रीक भाषा के शब्द में जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना था, ग्राफोस। ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस से, जिसमें जियो का अर्थ होता है भूमि और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो इस प्रकार भूगोल हमारा क्या हुआ? भूगोल जो है वो भूमि भूमि का वर्णन है, या तो फिर भूमि या उसके आसपास रहने वाले प्राणियों या सभी समूहों का वर्णन है। ठीक है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और सबसे पहला प्रयोग इसका कौन किया था? इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज नाम के वैज्ञानिक थे जो भूगोल का सबसे पहला जो है वो प्रयोग किए थे। भूगोल क्या है? व्हाट इज मीन ज्योग्राफी। ठीक है, तो भूगोल यूनानी शब्द है जो दो शब्दों भू प्लस गोल से मिलकर बना है, जिसमें भू का अर्थ है भूमि और गोल का अर्थ है गोल पृथ्वी का अध्ययन। इस प्रकार क्या कहा जा सकता है कि भूगोल जो है वो हमारे पृथ्वी और उसके पे रहने वाले निवासियों या स्थल रूपों का अध्ययन है। ठीक है, तो जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है और ये ग्रीक शब्द है। सबसे पहला प्रयोग कौन किया था? वो किया था इरेटोस्थनीज। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास जो है वो 6 से लेकर 12 तक के सभी ज्योग्राफी के स्टूडेंट का है, सभी ज्योग्राफी के स्टूडेंट का है। और प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं अक्षांश और देशांतर से। तो मैं अब आ रहा हूँ अक्षांश और देशांतर पर। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहला टॉपिक देंगे अक्षांश। तो सबसे पहले आप लोग क्या देंगे? अक्षांश। ठीक है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी के कोणात्मक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश। ठीक है, भूमध्य रेखा के, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, भूमध्य रेखा के किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं।
ठीक है। भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग अक्षांश रेखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्षांश रेखा, ठीक है। लैटिट्यूड लाइन। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? जो पश्चिम से पूर्व खींची जाएगी, ठीक है, ग्लोब पर या पृथ्वी पर खींची गई, इसका डेफिनेशन होगा कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर या ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इतना में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लोग लेते हैं। तो अक्षांश रेखा जो होती है वो प्रत्येक 1-1 डिग्री पर खींची जाती है। मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके आपको ग्लोब के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो है अगर मान के चलिए ये ग्लोब बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अक्षांश रेखा हमने क्या कहा? पश्चिम से पूर्व, तो इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो अक्षांश रेखा मैंने क्या कहा? पश्चिम से पूर्व, तो यहाँ से यहाँ खींची जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार जो है पूरा जो गोलार्ध है, पूरा एक गोल आप देख रहे हैं, इसको गोला कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री, वो इसको गोलार्ध में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। तो ऊपर में आपका 90 अक्षांश रेखा होता है, और नीचे आपका साउथ में जो है 90 अक्षांश रेखा होता है। और एक अक्षांश रेखा जो बीच वाली गुजरती है 0 डिग्री, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं जिसे, वो। तो टोटल अक्षांश रेखा कितनी होती है? 181 अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। तो देखिए, अक्षांश रेखा के बारे में आपको इतनी जानकारी मिल चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे यहाँ पर अक्षांश रेखा, ठीक है। और क्या लिखेंगे? ये जो है वो पश्चिम से पूर्व खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। और क्या है? यह समानांतर होती है, आपको प्रत्येक जो अक्षांश रेखा मिलेंगी वो समानांतर होगी, एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद नहीं करेगी किसी भी हालत पे, क्योंकि वो प्रत्येक 1-1 डिग्री पर खींची गई है। यह प्रत्येक 1-1 डिग्री पर खींची गई है। और इसमें एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि अक्षांश रेखा ध्रुवों की तरफ छोटी होती गई है, ये मान के चलिए आप इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है। तो ये जो नॉर्थ पोल के साइड हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो है अक्षांश रेखा काफ़ी छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि यहाँ पर एक बिंदु के समान दिखती है, ठीक है। इसलिए उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, इसके ऊपर फिर चढ़ा नहीं जा सकता है। अक्षांश रेखा क्या हुई कि ये जो है यहाँ से मतलब इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जब जा रही है तो इतनी छोटी हो जाती है कि एक बिंदु के समान होती है। तो वही चीज़ है कि अक्षांश रेखा ध्रुवों की तरफ छोटी होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे कि दो अक्षांश रेखा के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। उसके बाद दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को
जोन कहा जाता है, ठीक है। ZONE, जोन मतलब कटिबंध, कटिबंध कहा कहा जाता है, ठीक है। अगर ये जो एक अक्षांश रेखा है, ये एक अक्षांश रेखा है, अगर इसके बीच में के दूरी को क्या बोला जाएगा? कटिबंध, ठीक है। और इसके बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। और यहाँ पर जो होती है वो दूरी सबसे कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी होती गई अक्षांश रेखा, और यहाँ भी साउथ पोल के पास भी छोटी होती गई। ये देखिए हमारे पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, इसलिए ये फिगर में बना रहा हूँ ये सब, ठीक है। अक्षांश रेखा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो आपके लिए नोट्स का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लिखा नहीं जा सकता है, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग नोट करते चलेंगे, यही आपके लिए एक नोट्स का काम करेगा, ठीक है। अब अक्षांश रेखा में हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। बहुत जो ग्लोब पर है, पृथ्वी पर कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लिखिए कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो आप लोग लिखेंगे कि ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं निम्न है, जिसमें सबसे पहले आएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर। सेकंड में आपका है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर कहा जाता है। थर्ड है आपका मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। चौथा में आपका है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा जिसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। और पांचवा आपका है अंटार्कटिक, जिसे अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। अब एक एक करके इसको मैं पूरा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विषुवत, या आप लोग नोट कर लें क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा फिर। तो सबसे पहले हम लोग विषुवत रेखा को पढ़ेंगे, ठीक है, विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा लिखकर आप लोग हेडिंग देंगे। तो सबसे पहले क्या कहा जा सकता है कि ग्लोब पर 0 डिग्री के अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। लिखेंगे आप लोग 0 डिग्री के अक्षांश रेखा, 0 डिग्री के काल्पनिक अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। और ये क्या काम करती है? 0 डिग्री जो है वो पूरे पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश रेखा लगभग पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, जो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अगर ये बीच में एकदम रहेगा, पूरा बीच में, पूरा बीच तो हुआ नहीं बच्चों, तो ये पूरा बीच हुआ, तो ये 0 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और साउथ वाले को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। इसे हिंदी में कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और इधर कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं? ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, और दक्षिणी अमेरिका आपका है, और अफ्रीका है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले एशिया इधर आएगा, ठीक है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये सारे कंट्री आएंगे कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आएंगे। तो ये हो गया कि विषुवत रेखा का क्या काम है। विषुवत रेखा जो होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है वो साल भर
साल भर जो है लंबवत पड़ती है, इसलिए ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय रीजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी जो है वो काफ़ी जोरदार, जो लगातार जो है वो लंबवत पड़ती है। सेकंड में आप लोग देंगे कर्क रेखा, सेकंड में देंगे कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है। तो कर्क रेखा वैसी रेखा है जो ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसको आप एक बार मिटा देता हूँ ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए आप सभी को। एक बड़ा फिगर बनाना होगा, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री था, और यहाँ पर अगर 0 डिग्री से अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ, ये तो आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। अगर ऊपर के साइड हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1-1 डिग्री बढ़ता चला जाएगा। मान के चलिए आपका 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, इस तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसे कहा जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, इसे क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है कि ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और कर्क रेखा जो होती है वो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। विषुवत रेखा क्या था, हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही थी, और कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। मतलब समझ सकते हैं आप कि भारत जो है वो, भारत को कहा जाता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर आपका इधर हुआ, और अभी मैं देशांतर जब पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि पश्चिमी और पूर्वी देशांतर क्या है। तो भारत की जो स्थिति है वो इधर होगी, ठीक है। भारत का जो नीचे वाला एरिया है वो यहाँ रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है। अक्षांश आप समझ सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पे, और ऊपर जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट आएगा। मतलब बीचों बीच में जो है आपको 23.5 डिग्री मिलेगा, और वो भारत को 2 बराबर भाग में बांटेगी कर्क रेखा। तो इतने मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आप लोग दीजिए मकर रेखा 3 में। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ग्लोब पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, और इधर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहा जाएगा, मकर रेखा। और मकर रेखा जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैसी कौन सी रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भाग में बांटती है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वैसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है, तो कर्क रेखा। वैसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, तो विषुवत रेखा। कर्क रेखा के बारे में आपको एक जानकारी मैं दे दूं, ऐसे तो मैं इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से गुजरती है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ऐसे इसका एक ट्रिक है, रात में गमछा बाछा, ठीक है। तो जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, ये सब जो है कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं भारत के, ठीक है। तो मकर रेखा भी हो चुका है। फोर्थ हम लोग देखेंगे आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक रेखा जो है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, और यह जो है वो शीत कटिबंध के क्षेत्र में आता है। और इधर 66.5 डिग्री अगर साउथ में आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 0 डिग्री, इन सबको क्यों कहा गया है। तो अभी मैं वही बता रहा हूँ कि इन सब के विशेष नाम रखने के क्या कारण हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में क्लास रहेगा, बस आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करते चले बच्चों। तो अब देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उनको नाम देने का क्या विशेष कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 0 डिग्री को। तो 0 डिग्री को तो विशेष नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही है, इसके लिए। उसके बाद 23.5 डिग्री को इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सूर्य जो है वो अपना उत्तरायण और दक्षिणायन करता है, ठीक है। उत्तरायण और दक्षिणायन करता है, और लास्ट जो है वो 0 मतलब 23.5 डिग्री तक ही लास्ट पहुंच पाता है लंबवत। एक बार उठ के यहाँ आता है, ठीक है, और एक बार 23.5 डिग्री मकर पर जाता है लास्ट। कहने का मतलब सूर्य जो है नहीं चलता है, पृथ्वी रोटेट करती है तो वो स्थिति बनती है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो साल भर जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में विचरण करते रहती है। कर्क और मकर रेखा के बीच में परिणाम स्वरूप इनके विशेष नाम दिए जाते हैं।
और 66.5 डिग्री के नाम इसलिए दिए गए हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ को, क्योंकि जब यहाँ सूर्य आता है, ठीक है, तो इसका जो है कुछ कुछ रोशनी जो है वो यहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है, 66.5 तक, और यहाँ जब आता है तो यहाँ तक पहुँच पाता है, और यहाँ तो आपका लंबवत पहुँच ही रहा है, और यहाँ भी आपका लंबवत पहुँचता है, ठीक है। 21 जून में, 21 जून को जो है वो यहाँ लंबवत पहुँचता है। उसके बाद 22 मार्च को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, 22 मार्च को, ठीक है, यहाँ 21 जून, और यहाँ जो है वो 23 सितंबर और 21, सॉरी ये जो है 22 दिसंबर है, और यहाँ पर मार्च, ठीक है। ये जो होती है विषुवत रेखा पर चमकती है। अब देखिए जो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आने का क्या कारण है, क्योंकि उस समय जो होता है सूर्य का जो लंबवत किरणें जो है वो मकर रेखा पर पहुंचती है, और यहाँ पर गर्मी आने का क्या कारण है, क्योंकि 22 दिसंबर के बाद जो होती है वो सूर्य जो है वो चलना प्रारंभ कर देती है इधर, ठीक है, इधर के साइड चलना प्रारंभ कर देती है। उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वो जो है इधर पहुंचती है, और भारत हमारा जो है वो यहाँ पर है भारत, तो 0 डिग्री में जो है वो 21 मार्च को चमकती है, और फिर ऊपर आना शुरू करती है 0 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो मार्च के आसपास में, ठीक है, मार्च के आसपास में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आना शुरू होती है, ठीक है। इतने बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अक्षांश रेखाओं के बारे में एक जानकारी और है कि अक्षांश रेखाओं से हमारा जलवायु का निर्धारण होता है। अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है, और अक्षांश रेखाएं ताप कटिबंध को भी निर्धारित करती है। पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें 90 से उत्तरी गोलार्ध में है और 90 दक्षिणी गोलार्ध में है, और एक अक्षांश रेखा जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाओं का महत्वपूर्ण जो है नाम क्यों दिया गया है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देशांतर पर, ठीक है, देशांतर रेखा पर चलते हैं। देशांतर रेखा इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है। तो ये जो होती है अक्षांश रेखाएं जो होती है वो हॉरिजॉन्टल खींची जाती है क्षैतिज रूप में, लेकिन देशांतर रेखा जो होती है वो वर्टिकल लंबवत रूप में खींची जाती है, वर्टिकल खींची जाती है, ठीक है। तो देशांतर रेखा वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हो, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हो, उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, और ये जो होती है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा होती है। देखें आप लोग, ठीक है, हमारा उत्तरी गोलार्ध यहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ को जो मिलाएगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग देशांतर कहेंगे। और इसमें सारे रेखा जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से ही मिलकर दक्षिणी ध्रुव को ही मिलाती है, सारे निकलेंगे यहीं से, ठीक है। और ये जो होती है देशांतर रेखा ये अर्धवृत्त होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ एक अर्धवृत्त है, और एक पूरा वृत्त बनाने के लिए 2 अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ती है, 2 अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ती है एक पूरा वृत्त बनाने के लिए, ठीक है। तो देशांतर रेखा क्या होती है, वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, और जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, और ये भी जो होती है वो समानांतर होती है, और प्रत्येक 1-1 डिग्री पर खींची जाती है। अगर आप इसको पूरा फोल्ड कर देंगे तो ये पूरा सीधा हो जाएगा रेखा, ठीक है, और ये भी जो है 1-1 डिग्री पर खींचा जाएगा, और ये जो है इसके बीच की दूरी जो होती है वो 111.2 किलोमीटर होती है, ठीक है, 111.2 किलोमीटर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और अक्षांश रेखाओं के जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहेंगे, ठीक है, गोरे कहेंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप लोग कंप्लीट डिटेल में लिखते भी चले, यही आपका एक सप्लीमेंट्री नोट्स भी कहा जाएगा और प्रॉपर नोट्स भी बनेगा बच्चों। अब देखिए एक पूरा वृत्त को बनाने के लिए आपको 360 डिग्री चाहिए, 360 डिग्री।
तो कुल जो अक्षांश रेखाएं कुल होती है 181, पर देशांतर रेखाएं जो होती है वो 360 होती है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जैसे एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 180 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, और 180 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन या टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ITL इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो आप लोग हेडिंग देंगे कि देशांतर रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं इस प्रकार है, और नंबर 1 पर देंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, और सेकंड आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, IDL, और यह हो जाएगा आपका ITL इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, और इसी टाइम लाइन के माध्यम से जो है पूरे विश्व के समय को निर्धारित किया गया है। ठीक है, पूरे विश्व के समय को निर्धारित किया गया है। तो ये आप अगर ग्लोब देखेंगे तो आपका यहाँ जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा आएगा, और इस साइड पर आएगा आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच के ऊपर को हम लोग कहेंगे नॉर्थ, और 0 डिग्री के नीचे साउथ कहेंगे, और इधर 0 डिग्री के इस साइड आपका पश्चिम होगा और इधर पूर्व होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री जो है 0 डिग्री रेखा जो होती है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। मान के चलिए आपका लंदन जो है यहाँ पर है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है? वैसी देशांतर रेखा जो या 0 डिग्री के देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री कहा जाता है, और इसको निर्धारित करने का मुख्य कारण क्या है? ताकि सभी पूरे विश्व के समय को जो है वो बराबर किया जाए। तो 0 डिग्री जो है 180 इधर और 180 इधर, बीच में जो काटा गया है इसको, यहाँ से इसको बराबर किया गया है समय को। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है थोड़े कम समय दूरी लग रहा है, इधर ज़्यादा लग रहा है। तो इसको जब आप, ये तो आपका एक 3D आकृति में, ठीक है, 3D आकृति में जब इसको आप पूरा फोल्ड आप मोड़ेंगे, जब मोड़ा हुआ ग्लोब को आप जब खोलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो है 0 डिग्री जो है कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर है वहाँ से। अब इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था ताकि पूरे विश्व जो इतने बड़े टाइम जोन में है, पूरे विश्व को बराबर समय में बांटा जा सके। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखेंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और ये जो है तिथि का डेट का निर्धारण करती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या थी? समय को निर्धारित करती थी। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री याम्योत्तर भी कहा जाता है, 0 डिग्री याम्योत्तर। तो 0 डिग्री जो है वो क्या करती है? ये समय को निर्धारित करती है, इसलिए इसे मानक समय रेखा कहा जाता है। जबकि इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा IDL मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का महत्व देखेंगे। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या क्या महत्व है? आखिर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती है पृथ्वी पर, या फिर क्यों खींची गई है? कुछ तो उद्देश्य हो गया, कुछ भी चीज बनाने के लिए कोई भी उद्देश्य होता है, तो वही इसके उद्देश्य को देखेंगे। तो रेखाओं का महत्व, तो इसको आप लोग डालेंगे, लिखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का महत्व इस प्रकार है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसलिए पृथ्वी पर खींची जाती है ताकि उसके निम्न महत्व हैं, जैसे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हमें किसी भी स्थान की स्पष्ट जानकारी मिलती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या करती है? किसी भी अक्षांश की, किसी भी देश की या किसी भी स्थान विशेष की हमें स्पष्ट जानकारी देती है, और उस स्थान का कल्चर, ठीक है, वेजिटेशन, वहाँ का ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कैसा है, वहाँ पर जो है वेजिटेशन कैसा पाया जा रहा है, वहाँ का जो है टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये सब चीज़ की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले क्या होती है? किसी स्थान विशेष की सटीक जानकारी। ठीक है, सटीक जानकारी। आपको अगर अक्षांश और देशांतर मालूम हो तो आप किसी भी स्थान की जानकारी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद स्थान की वेजिटेशन, TATI, वेजिटेशन मतलब वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु। ठीक है, उसके बाद आपका वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु को भी निर्धारित करती है। उसके बाद वहाँ की आर्द्रता क्या है,
आर्द्रता कैसी है, वहाँ रेनफॉल कैसा हो रहा है, वर्षण का टाइप कैसा है वहाँ, उसके बाद वहाँ का कल्चर जो है वो कैसा है, कल्चर। तो आपका सारा चीज़ जो है अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही जो होता है कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा वहाँ पर उच्च प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएगी, काफ़ी सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाएगी। ठीक है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में जो है, जैसे आप देख सकते हैं अमेजन, ठीक है, अमेजन जो है इक्वेटोरियल रीजन में है, तो वहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे और ऊंची ऊंची और बहुत ही घनी जंगल पाई जाती है, घनी वनस्पति पाई जाती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से आप इतना चीज़ को पता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर से ज़रूर, और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल का नाम आपको दिया हुआ है, चैनल के नाम को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आपको इसी तरह से ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड कराता जाऊंगा, और आसान शब्दों में, ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा पैनिक ना रहे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।